Hello students, today will we discuss about word order। आज हमारा टॉपिक है वर्ड ऑर्डर, जिसको हम अपने सेंटेंस के वर्ड्स को क्रम में लगाना सीखेंगे। ओके, वर्ड ऑर्डर क्या होते हैं? अंग्रेजी और हिंदी वाक्य रचना में बहुत अंतर होता है। हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ये होता है हिंदी में। ओके, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह क्या हो गया यहाँ पर कर्ता, पुस्तक क्या हो गया कर्म, और पढ़ना क्या हो गया क्रिया। तो हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। लेकिन हमारी इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। ओके, ये अंग्रेजी में सामान्य वाक्य रचना होती है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, जैसे वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने में। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट है ही रीड्स अ बुक। ही क्या है सब्जेक्ट, रीड्स क्या है वर्ब, मेन वर्ब, और ए बुक ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से दूसरा है शी इज राइटिंग अ लेटर। शी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है मेन वर्ब, और ए लेटर ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर करते समय सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग ही हम वर्ड ऑर्डर कर सकते हैं और सेंटेंस भी इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ओके, लेकिन हिंदी में इसका अलग ही होता है। वहाँ पर पहले सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब आती है हिंदी में। ओके, इस टाइप से इसमें वर्ड और क्रम में लगाए जाते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। हिंदी में आर्टिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन अनुवाद में नियमानुसार आर्टिकल्स अपनी ओर से लगाना नहीं भूलना चाहिए। इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं ए एन द। ए एक चीज़ के लिए, एन वॉवेल्स में लगाया जाता है, वॉवेल्स से पहले। ओके, द कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए लगाया जाता है, या आर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस। हिंदी के एक ही प्रीपोजिशन के लिए अंग्रेजी में भाव अथवा मुहावरे के अनुसार अलग अलग प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशंस के निम्न उदाहरण होते हैं। देखिए, आई राइट विद अ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। जब हम कोई भी चीज़ यूज करते हैं लिखने के लिए या काटने के लिए, कोई भी एक तरीके से वस्तु का यूज करते हैं, तो उसमें हम विद लगाते हैं उसके साथ। जैसे सब्जी काटते हैं चाकू से, तो विद लगाएंगे, विद नाइफ। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, आई राइट विद अ पेन, मैं स्याही से लिखता हूँ, तो आई राइट इन इंक। या फिर कुर्सी लकड़ी से बनी है, तो हो जाएगा ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। ऑफ क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, वह पेड़ से नीचे गिर गया। ही फेल डाउन फ्रॉम अ ट्री, फ्रॉम यहाँ पर क्या है प्रीपोजिशन है। ये सब से का अर्थ यूज हो रहा है यहाँ पर, जो हम हिंदी में बोलते हैं से। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। तो फॉर यहाँ पर क्या है प्रीपोजिशन। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस क्या है यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन। मैं उससे प्रभावित हूँ, आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, बाय क्या है प्रीपोजिशन।
मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। आई एग्री टू योर प्रपोजल। तो टू यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशंस। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाते, भले ही हिंदी के वाक्यों में लगी हूँ। जैसे मैं किसी से नहीं डरता हूँ, आई फियर नन। यहाँ पर क्या है? हिंदी के वाक्य में प्रीपोजिशन हम इंग्लिश में नहीं लगाते हैं जब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स, ट्रांजिटिव वर्ब का क्या कैसे कहते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ब। क्रिया का वचन अपने कर्ता के वचन के अनुसार ही होना चाहिए। इस संबंध में स्मरण रहे कि अंग्रेजी को सब क्रियाएं मूलतः बहुवचन होती हैं, प्लूरल होती हैं। जिन क्रियाओं के अंत में CHO या SS होते हैं उनको ES जोड़कर एक वचन बना लेते हैं। यदि अंत में कॉन्सोनेंट के बाद Y हो तो Y हटाकर IES लगाकर और शेष को S जोड़कर बनाते हैं। हिंदी में आदर्शवश एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, किंतु अंग्रेजी में नहीं। मेरे पिता अच्छा गाते हैं, वो अंग्रेजी में कहेंगे मेरे पिता अच्छा गाता है। मतलब जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में उसका अर्थ क्या हो जाएगा? मेरा पिता अच्छा गाता है। माई फादर सिंग्स वेल। इस नियम में अपवाद है। एम और वॉज को छोड़कर शेष सभी क्रियाएं आई के साथ प्लूरल में आती हैं। नेक्स्ट है वेरियस वेज ऑफ ट्रांसलेटिंग टू सेंटेंस। कुछ वाक्यों का अनुवाद कई प्रकार से संभव होता है। ये सभी प्रकार सही होते हैं। जैसे वह इतना थक गया था कि वह हिल ना सका, तो ये सभी प्रकार सही होते हैं। इसको बनाएंगे जैसे ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट मूव, या फिर इसको ऐसा बनाएंगे ही वॉज टू टायर्ड टू मूव, या इसको इस तरीके से बना सकते हैं बीइंग वेरी टायर्ड ही कुड नॉट मूव। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसलेशन बाय कंबाइनिंग सेवरल स्मॉल सेंटेंसेज। कभी कभी दो या दो से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़कर एक ही कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर अनुवाद करना अधिक सुरुचिपूर्ण होता है। जैसे कल ही मैं उनके घर गया था, उनका घर दूर नहीं है, मकान 3 मंजिला है। ओके, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? यस्टरडे आई वेंट टू हिज हाउस। ओके, कल मैं उसके घर गया। विच इज़ नॉट फार, वो ज़्यादा दूर नहीं है। एंड इज़ 3 स्टोरी बिल्डिंग, लेकिन वह 3 मंजिला है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन बाय ब्रेकिंग अ लॉन्ग सेंटेंस। इसी प्रकार कभी कभी लंबे वाक्यों को कई छोटे छोटे वाक्यों में अनुवाद करने के लिए तोड़ा जा सकता है। जैसे काफ़ी लंबे सेंटेंसेज हो जाते हैं, उनको छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़ा जा सकता है। उस टाइप से उनको बनाया जा सकता है, ट्रांसलेट किया जा सकता है। इस तरीके से आपकी स्टोरी भी बनाई जाती है। जो स्टोरी होती है उसको हम अलग अलग सेंटेंस में तोड़कर उसको ट्रांसलेट करते हैं। ओके, पुलिस से मिली सूचना के अनुसार आज सुबह रतन सिंह घर से अपने चाय को ठेले से लेकर ठेले आ रहा था। 3 व्यक्तियों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से प्रहार किया, जो गंभीर हालत में तुरंत ही इमरजेंसी से ले जाया गया, जहां पहुंचने के कुछ ही क्षणों बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना के अनुसार, रिसीव्ड फ्रॉम पुलिस के द्वारा दी गई। रतन सिंह वॉज कमिंग फ्रॉम हिज हाउस, कहाँ से आ रहा था? अपने घर से। अर्ली दिस मॉर्निंग विद हिज मोबाइल टी स्टॉल,
3 persons seized him, 3 लोगों ने उसको घेर लिया। They attacked him, उस पर अटैक किया with knives, चाकुओं से। रतन सिंह was immediately taken to the emergency, उसको क्या था, इमरजेंसी में तुरंत अस्पताल ले जाया गया। Died in a serious condition, उसे बहुत सीरियस कंडीशन हो चुकी थी। रीचिंग देयर ही डाइड, वहाँ पहुँचने के बाद ही ओनली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स बाद उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट है अवॉइड लिटरल ट्रांसलेशन वेयर नेसेसरी। कभी कभी शाब्दिक अनुवाद उचित नहीं होता है, ऐसी दशा में आशय या भावार्थ का अनुवाद करना चाहिए। जैसे वह फूट फूट कर रोई, तो इसका क्या हो जाएगा, शी वेप्ट बिटरली। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, ध्यान रहे कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा की सीक्वेंस के टेंसेज में बड़ा अंतर है। मैंने कहा था कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो इस वाक्य में अनुवाद में रिपोर्टिंग वर्ब कहा था कि टेंस के अनुसार हूँ को था में बदल जाएगा। आई सेड दैट आई वॉज हंग्री, यानी ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह होता है, जो प्रेजेंट में होता है उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं।